बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। बिहार में आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ है। 6 आईपीएस अफसरों का बिहार में तबादला हुआ है। प्रांतोष दास पुलिस एकेडमी के उप निदेशक बनाए गए। जी हां, हम आपको पूरी लिस्ट बता रहे हैं जिनका जिनका ट्रांसफर हुआ है। 6 आईपीएस अफसरों का प्रांतोष दास का नाम सबसे पहले, जिन्हें पुलिस एकेडमी का उप निदेशक बनाया गया है। वहीं वीना कुमारी को एसपी बनाया गया कमजोर वर्ग का। और देखिए, निगरानी एसपी बने मोहम्मद सैफुर रहमान। जी हां, मोहम्मद सैफुर रहमान एसपी निगरानी बने हैं। वहीं राजेश कुमार को एसपी ईओयू बनाया गया है। पंकज कुमार जो हैं, पंकज कुमार आईजी मुजफ्फरपुर कार्यालय में एसपी बने हैं। देखिए, हम तबादले की लिस्ट आपको बता रहे हैं। 6 आईपीएस अफसरों का तबादला हुआ और सबका नाम भी हम आपको बता रहे हैं। एसपी बिहार पुलिस अवर आयोग बने हैं अशोक कुमार। और पीएमसीएच से भी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही। पटना के पीएमसीएच से 1 साल का बच्चा गायब हुआ है। बीमार पिता के साथ बच्चा अस्पताल आया हुआ था। बच्चे के पिता का पीएमसीएच में इलाज चल रहा था। वो भर्ती थे पीएमसीएच में और बताया जा रहा है वार्ड के बाहर खेलते वक्त बच्चा गायब हो गया। परिजनों ने पीएमसीएच टीओपी में इसकी सूचना दी है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर छानबीन कर रही है। परिजनों ने बच्चा चोरी की आशंका जताई है। समस्तीपुर के हसनपुर के धर्मेंद्र का पुत्र गायब है। चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि चोरी की आशंका है। इसे लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बच्चे की तलाश की जा रही है। और हमारे सहयोगी रजनीश इसी खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े। रजनीश, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, हसनपुर का रहने वाला धर्मेंद्र चौपाल नाम का आदमी यहाँ इलाज कराने पीएमसीएच आया था और अपने साथ एक बच्चा, 1 साल का जो बच्चा था, साथ में लेकर आया था। इसी दौरान इलाज के दौरान जो है आज बच्चा जब खेलने के लिए निकला तब से बच्चा गायब हो गया है। परिजनों ने जब चोरी का आरोप लगाया उसके बाद ये कहा कि सीसीटीवी फुटेज जांच कराया जाए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली है। उसके बाद एक महिला जो है उस इर्द गिर्द में घूमती हुई नजर आई है। पुलिस पूरे मामले पर जांच पड़ताल में लगी हुई है। बताया ही जा रहा है कि बच्चा चोरी हुई है। अब तक बच्चे की कहीं ना कहीं खोजबीन जारी है और अब तक पता नहीं चल सका है। लेकिन पीएमसीएच में हड़कंप मच गया क्योंकि बड़ी घटना है। सुरक्षा के साये में अस्पताल रहता है, वहां पर एक बच्चे की चोरी हुई है। जी अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो पीएमसीएच से 1 साल का बच्चा चोरी हुआ है। खेलने के दौरान वो दरवाजे की तरफ गया, उसके बाद से बच्चे की कोई खबर नहीं है। पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है बच्चे को ढूंढने के लिए। सुपौल से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सुपौल के फारबिसगंज में 8 लाख की लूट हुई है। व्यवसायी के स्टाफ से 8 लाख की लूट हुई है। प्रतापगंज के दुआनिया चौक की घटना है। पिकअप वैन से 4 अपराधियों ने पहले पीछा किया। हथियार के बल पर गाड़ी से रुपए निकालकर भाग निकले वो। प्रतापगंज पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। और मंगलवार से शुरू होगा बसों का परिचालन। जी हां, बड़ी खबर, मंगलवार से बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा। परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने इसे लेकर निर्देश जारी किए हैं। कोविड-19 के प्रावधानों के मुताबिक बसों का परिचालन होगा। ज्यादा यात्रियों के परिवहन की सुविधा नहीं है, यानी इजाजत नहीं है इसकी। यात्रियों को मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा और नियमों का उल्लंघन किया तो बस मालिक पर भी कार्रवाई होगी। परमिट रद्द की जा सकती है। बड़ी खबर पटना से, संविदा एनएचएम कर्मियों की हड़ताल वापस हो गई है। मंगलवार से सभी 20,000 कर्मी अपने काम पर लौटेंगे। प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के आश्वासन पर कर्मी मान गए हैं। रविवार से 17 सूत्री मांगों को लेकर ये हड़ताल पर चले गए थे। सचिव ललन कुमार ने हड़ताल वापस लेने की घोषणा भी कर दी है। भागलपुर में यात्रियों से भरी एक नाव हादसे का शिकार हो गई। नाव पुल के पाए से टकराने के बाद हादसे का शिकार हुई। सुल्तानगंज खगड़िया के अगुवाई घाट पर अर्धनिर्मित पुल के पास यह हादसा हुआ है। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इस दौरान नाव सवार कई लोगों ने तैरकर अपनी जान बचा ली। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति हादसे के बाद से लापता है। दुर्घटना स्थल पर पुलिस जो है पहुंच चुकी है, जानकारी जुटाई जा रही है। बिहार में अलग अलग 3 हादसों में 9 लोगों की जान चली गई है। सभी की मौत डूबने से हुई है। हम आपको एक साथ 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो बिहार के अलग अलग जिलों की है। पहली तस्वीर देखिए छपरा की, जहां डूबने से 3 युवकों की मौत हो गई। आसा परसा के मिर्जापुर नहर की है। ये सभी नहाने के लिए नहर में गए हुए थे। दूसरी तस्वीर सीतामढ़ी की, जहां बोखरा के नया टोला के पास नहाने के दौरान डूबने से 2 बच्ची और 1 बच्चे की मौत हो गई। तीसरी तस्वीर देखिए मोतिहारी की, जहां के अरेराज के पास पोखर में डूबने से 3 बच्चियों की
मौत हो गई, यानी 3 जिले 9 मौतें। बाढ़ और बरसात के मौसम में थोड़ी सी सावधानी से हादसे से बचा जा सकता है। बाढ़ के समय नदी तालाब के पास से जाने से बचे। नहाने के लिए किसी भी हाल में तालाब में ना उतरे। देखिए, हम आपको बता रहे क्या सावधानी बरतेंगे तो जान आपकी बच सकती है। नहाने के दौरान किसी भी हाल में नदी में ना उतरे। बिना जाने पानी की गहराई में उतरने से भी बचे। गहराई जानकर आप पानी में जाएं। जहां पानी की धारा तेज है वहां सड़क पार करने से आपको बचना होगा। ज्यादातर हादसे भी हो रहे हैं आज। सड़क पर पानी है तो गाड़ी लेकर पार करते हैं, खुद पार होते हैं और हादसा होता है। माता पिता हैं जो बच्चों पर विशेष ध्यान रखें। नवादा में कुरियर कंपनी के कर्मी से 8,68,000 रुपए लूट की घटना सामने आई है। रजौली गया पथ के कर्मा कला गांव के पास वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक रजौली एसडीपीओ सहित पुलिस टीम वहां पहुंच चुकी है। पूरे इलाके में लगे सीसीटीवी को खंगालने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुला लिया है। पुलिस पीड़ित कर्मचारी से पूछताछ कर रही है। कुरियर कंपनी के कर्मियों का कहना है कि बैंक बंद होने की वजह से 3 दिन के पैसे को बैंक में जमा करने के लिए वो जा रहे थे और इसी दौरान रास्ते में इस घटना को अंजाम दिया गया। रोहतास के चिनारी में नाबालिग के साथ रेप की खबर सामने आई है। 2 मंचलों पर नाबालिग को अगवा कर रेप करने का आरोप लगा है। घटना 18 अगस्त की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि नाबालिग सिलाई सीखने जा रही थी और इसी दौरान 2 लड़कों ने उसे बाइक पर जबरन बिठा लिया और सासाराम ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। दोनों युवकों ने किराए के मकान में उसे 4 दिनों तक बंद भी रखा। पीड़ित के परिजनों ने 22 अगस्त को चिनारी थाना में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और लड़की को मेडिकल जांच के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेजा गया है। 2 लड़के थे बाइक पे बैठे हुए, उसको जबरदस्ती वो मिली, उसको जबरदस्ती उन लोग बाइक पे बैठा के बाइक से ही उसको सासाराम तक ले आया। सासाराम में कहीं रेंट पे ये घर लिया हुआ था, उसी में उसको ताला बंद करके रखा और 18 तारीख को जिस दिन पहले दिन ही गई उसके साथ 2 बार जबरदस्ती किया गया है। और अगली खबर वैशाली से, जहां 2 प्रेमी जोड़े की जबरन शादी कराने का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो महुआ थाना क्षेत्र के सिंघाड़ा का है। ये दोनों प्रेमी जोड़े एक बागीचे में छुपकर मिल रहे थे। तभी ग्रामीणों ने इन्हें पकड़ लिया और पास के मंदिर में तुलसी के पौधे को साक्षी मानकर 7 फेरे लगवा दिए। बताया जा रहा है कि दोनों लड़कियां आपस में चचेरी बहन है और एक लड़का उनकी बहनोई का छोटा भाई है, दूसरा लड़का उसका दोस्त है। खबर सुपौल से है, जहां त्रिवेणीगंज में घर में सोई महिला की हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जिस पति ने महिला की हत्या का आवेदन दिया था, अपराधियों को गिरफ्तार करने की उसने गुहार लगाई थी, उसी ने अपनी पत्नी की हत्या के लिए 2 अपराधियों को 50,000 की सुपारी दी थी। इसका खुलासा एसपी मनोज कुमार की तरफ से गठित एसआईटी की टीम ने किया है। आपको बता दें कि 19 अगस्त को त्रिवेणीगंज में मेला ग्राउंड स्थित व्यवसायी सुरेश चौधरी की पत्नी को अज्ञात अपराधियों ने सोए अवस्था में गोली मार दी थी। में एक महिला की हत्या हुई थी। ये व्यवसायी के पत्नी थी जिसकी हत्या हुई थी और व्यवसायी ने खुद केस किया था। पुलिस अनुसंधान से स्पष्ट हुआ कि जो वादी है, जो व्यवसायी है, जो पति है, उसे स्वयं अपनी पत्नी की हत्या कराई थी। दोनों अपराधी पकड़े गए हैं। इसके संपूर्ण मामले को खुलासा कर दिया है कि पत्नी से हम बहुत परेशान थे, इस कारण से हमने हत्या की है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। सोमवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिलों के डीएम के साथ बैठक की। बैठक में सभी जिलों के डीएम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा गया। इस दौरान चुनावी तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग की ओर से निर्देश भी जारी किए गए हैं। लाइन ऑफ कोविड का आया है, उस पर विचार विमर्श हुआ और साथ साथ यह कहा गया कि स्टेट स्तर पर हम लोग तैयार करेंगे यहाँ पर, और जिला और एसी स्तर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी को तैयार करने के लिए और उनके सुझाव की मांग की गई है। इसी तरह से इस गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए काउंटिंग सेंटर स्पेसियस बनाने का, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके और इसमें कहीं प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। ये में साथ ही साथ
जो बिहार में माइग्रेंट्स आए थे उन सभी का 100% नाम निर्वाचक सूची में जुड़े। इसके लिए कैसे उन्होंने प्रयास किया है, उनके पास डाटा अवेलेबल है और जो भी अहर्ता रखते हैं उन अहर्ता रखने वाले माइग्रेंट्स का निर्वाचक सूची में नाम जुड़ने के विषय में डॉक्यूमेंटेशन करने की बात भी सीओ साहब ने बताया है। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस बार कार्मिकों की अधिक आवश्यकता होगी, तो चूँकि मतदान केंद्र की संख्या बढ़ गई है इसलिए महिला कार्मिकों को भी जो भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश है उसका अनुपालन करते हुए वहाँ पर उनको डिप्लॉयड करना होगा। एनडीए के घटक दलों के बड़े नेता सब ठीक होने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन सीट बंटवारे का क्या फॉर्मूला होगा इस पर कोई खुलकर नहीं बोल रहा है। सभी दलों के नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं। चिराग पासवान जो हैं एलजेपी के लिए 42 सीट मांग रहे हैं, लेकिन सूत्र बताते हैं कि एलजेपी 25 से 28 सीटों पर मान जाएगी। सूत्रों का कहना है कि जेडीयू 115 से 120 और बीजेपी 103 से 108 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। सीट बंटवारे में बीजेपी सहयोगी जेडीयू और एलजेपी के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाएगी। और शीर्ष नेताओं के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही बिहार की चुनाव होगी और मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी बनेंगे, इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर दी गई है। इसलिए एनडीए में किसी बात को लेकर के कहीं कुछ संशय नहीं है, यह स्पष्ट है। इसलिए हम लोग को सीटों के भी तालमेल में हम लोग एक बड़े भाई की भूमिका में जब नेतृत्व स्वीकार हुआ है तो बड़े भाई की भूमिका में भी ये संभव है, इसमें किसी प्रकार की संशय नहीं हो सकता है। जब एनडीए के नेता फ्लोर पर बैठेंगे, डेस्क पर बैठेंगे तो बड़ी आसानी से सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम सीटों का बंटवारा करेंगे, मिलकर चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा के प्रदर्शन को विधानसभा में भी दोहराएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार आरजेडी का भ्रष्टाचार बनाम एनडीए सरकार का भ्रष्टाचार मुख्य चुनावी मुद्दा होगा। एनडीए के नेता जहां लालू राबड़ी के सीएम रहते हुए घोटालों को उठा रहे हैं तो वहीं आरजेडी एनडीए सरकार में हुए घोटालों को गिना रहा है। हमारे पास इतने मुद्दे हैं कि गिनाना मुश्किल है। चाहे राज्य सरकार के द्वारा घोटाला किए गए हों, 57 घोटाले इस राज्य में हुए हैं और एक ऐसा कांड हुआ है मुजफ्फरपुर बालिका गृह का जिसमें हमने मांग किया था कि माननीय मुख्यमंत्री का नार्को टेस्ट करा दीजिएगा तो वो तोंद वाले चाचा और मोछ वाले चाचा का पता चल जाएगा। सवाल उठाने वाला वह जो 420 का आरोपी हो, जिसका नेता और जिसका सिरमौर जो राजनीति का हो वो 420 के मामले में सजा याफ्ता हो। पात्रता महत्वपूर्ण होता है और भ्रष्टाचार के सवाल पर बिहार की जनता इस बात का गवाह है कि हमने आपको राजनीति के पेवेलियन भेज दिया। तो इनको प्रूफ करना चाहिए। यदि 57 केस, इनका कहना है कि 57 केस है बिहार सरकार के खिलाफ, तो इनको कोर्ट जाना चाहिए, उचित न्याय मांगनी चाहिए और सबूत दिखानी चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने 3304 पंचायतों में माध्यमिक स्कूल भवनों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम नीतीश ने बड़ी घोषणा की और कहा कि नियोजित शिक्षक हमेशा से ही परमानेंट थे। शिक्षकों की सैलरी तो इसी बार से बढ़ने वाली थी, लेकिन कोरोना की वजह से आर्थिक स्थिति कमजोर हुई और इसलिए अब 1 अप्रैल 2021 से सरकार ने शिक्षकों की सैलरी को बढ़ाने का फैसला लिया है। सीएम नीतीश ने शिक्षकों से यह भी अपील की कि वो मन लगाकर बच्चों को पढ़ाए, सरकार उनका पूरा ख्याल रखेगी। कि 1 अप्रैल 2021 से ही हम लागू कर देंगे और उसका विस्तार कर दिया। आपको ईपीएफ से जो पैसा मिलेगा और जो हम लोगों की तरफ से किया गया, इसको जोड़ा जाए, अगर 15% का किया है तो इसमें आप समझ लीजिए कि लगभग 1950 करोड़ रुपए की लगेगा और ईपीएफ योजना के अंतर्गत जो किया जाएगा खर्च उसमें 815 करोड़ रुपया, यानी कुल मिलाकर के अतिरिक्त वित्तीय भार 2765 करोड़ रुपए का होगा और लोगों को 20% से भी ज़्यादा का लाभ मिलेगा। तो ये हम लोगों ने करना शुरू किया है और इसी तरह से हर तरह से अब इनको जो नियोजित कहते थे तो हम लोगों ने कभी नियोजित की बात नहीं की है। ये शिक्षक हैं, ये काहे का नियोजित रहेंगे, ये तो अपने से चलाते रहता है लोग। तो अब बहुत लोग तो ये भी लिख देता था कि कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, अरे वो परमानेंट हैं, वो शिक्षक हैं, उसको नियोजित शिक्षक कर। यह भी हम लोगों ने कहा कि कभी कोई इसको नियोजित शिक्षक नहीं कहेगा, वो शिक्षक है।
पटना और मुजफ्फरपुर में बने कोरोना अस्पताल को पीएम केयर्स फंड से मदद मिलने पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि बिहार पर प्रधानमंत्री की विशेष नजर है। वहीं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि विपक्ष कोरोना को लेकर हो रहे काम को देखे और इसके बाद ही कुछ बोले। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने बिहार पर विशेष ध्यान दे करके और बराबर वो बिहार की चिंता कर रहे हैं। कोविड के कालखंड में हर पल उनकी नज़र बिहार पर है और जो इन्होंने ये दोनों ही अस्पताल बहुत व्यापक पैमाने पर देने का काम किया है अपने केयर फंड से, सचमुच में संपूर्ण बिहार वासियों की ओर से बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। किट पीने के मरीजों से मिलता हूं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तो मरीज से कौन के अस्पताल तक नहीं दिखाई पड़ते हैं। उनको आके देखना चाहिए। आज जो इस अस्पताल का उद्घाटन हुआ है, इसके पूर्व से जो हमारे अस्पताल चल रहे हैं, चाहे एम्स चल रहा हो, एनएमसीएच चल रहा हो, पीएमसीएच चल रहा हो, उन सारे अस्पतालों में भी जाके नेता प्रतिपक्ष को देखना चाहिए। ये जो सारे आंकड़े हैं वो क्या बताते हैं, ये उनको समझना चाहिए। पूरे देश का आंकड़ा कोई बिहार सरकार जारी नहीं कर। नवसृजित पूर्णिया विश्वविद्यालय में कई ऐसे पाठ्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं जिनकी स्वीकृति ही नहीं है। शिक्षक छात्रों के साथ इसे खिलवाड़ मानते हैं और उनका कहना है कि जब कोर्स खत्म होने का वक्त आएगा तो इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन इस मामले को हल्के में लेते हुए कह रहा है कि जल्द ही सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। वहीं शिक्षक संघ का मानना है कि पढ़ाई और डिग्री का काम करना सरासर गलत है। नवस्थापित पूर्णिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई के कामकाज को लेकर कोसी और सीमांचल के लोगों को और खास करके छात्रों अभिभावकों को काफ़ी उम्मीदें थी। ये उम्मीद की जा रही थी कि एक बेहतर उच्च शिक्षा व्यवस्था आएगी, लेकिन छात्रों और शिक्षक संघों के बीच से तमाम विश्वविद्यालय प्रशासन के कामकाज को लेकर स्थापना काल से ही काफ़ी शिकायतें रही हैं। एक खास शिकायत यह है कि यहाँ जो कई कोर्स चालू किए गए हैं उन कोर्सों की राज्य सरकार से अनुमति नहीं है। ये हालात क्यों हैं, ऐसा क्यों है, इसके लिए हम जानते हैं जरा पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुछ सीनियर शिक्षकों से। ये क्यों है? राज्य सरकार और राज्यादेश के साथ साथ कुलाधिपति के आदेश की अवहेलना करते हुए मनमाने तरीके से इस विश्वविद्यालय को चलाने की एक साजिश चलती रही है। जो पाठ्यक्रम का सवाल है वो क्या है? पाठ्यक्रम का ये सवाल है कि किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले प्रत्याशा में कोई चीज़ शुरू नहीं किया जाता है जब तक उसका परमिशन हमें नहीं मिलता है। कोई भी कोर्स खोलें, निश्चित रूप से इस विश्वविद्यालय में बहुत सारे रोजगारोन्मुख शिक्षा चले, सब चाहता है, लेकिन वो प्रॉपर प्रोसेस में होना चाहिए। अगर स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया, परीक्षा दे दी, रिजल्ट आ गया और उसे मान्यता नहीं मिली तो उसका रिजल्ट तो बेकार चला जाएगा। छात्र की स्थिति, उनके डिग्री की वैधानिकता, ये सब कुछ एट स्टेक है, सब कुछ प्रॉब्लम में है। ये कुलपति महोदय क्या कर रहे हैं, इन्होंने ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं उत्पन्न कर दी हैं, अव्यवस्था उत्पन्न कर दी है कि इसका फल आने वाली व्यवस्था को कुलपति को भोगना पड़ेगा, क्योंकि डिग्री तो अभी देना नहीं है। डिग्री जब 3 साल पूरा होना है जिस कोर्स का, जो उसके बाद देने का है, तो उस स्थिति में बहुत ही पेनफुल दुरूह स्थिति होने वाली है। अब जरा सोचिए कि 600 रुपये बच्चों से अप्लाई के रूप में ले रहे हैं, 200 रुपया कैफे वाला ले रहा, 800 रुपये में बच्चे अप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद फिर एडमिशन लेने का है। आखिर ये सब क्या स्थिति है? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसे हालात यह साफ बताते हैं कि इन कोर्सों को लागू करने में कोई दूरदर्शिता की व्यवस्था नहीं लागू की गई है, उसका ख्याल नहीं रखा गया है और ये पूरी संभावना है कि जब ये डिग्री मिलेगी तो इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ सकता है। कैमरामैन मनोज के साथ राजेंद्र पाठक, न्यूज़ 18 पूर्णिया। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए छपरा के शिक्षक अखिलेश्वर पाठक को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चुना गया है। अखिलेश्वर पाठक मध्य विद्यालय भैंसवाड़ा के प्रिंसिपल हैं। अखिलेश्वर पाठक का कहना है कि उन्होंने अपने शिक्षक जीवन में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बच्चों के चहुमुखी विकास पर भी जोर दिया। देखा सर कि अगर समयनिष्ठ व्यक्ति हो अगर शिक्षक के रूप में और कर्तव्यनिष्ठ हो, ईमानदारी से सरकारी योजनाओं को अगर वह अपने विद्यालय में या कार्यालय में लागू करता है तो अपने आप उसके परिवार का संपोषण, समृद्धि और समाज का सबका एक साथ होने लगता है। वही प्रक्रिया आज हमारे साथ है कि हमारे सारे बच्चे पढ़ लिख कर सब अच्छी नौकरियों में हैं। कोरोना बंदी में पीएम मोदी की ओर से घोषित 20,000 के आर्थिक पैकेज का लाभ गया के पटवा टोली के बुनकरों को नहीं मिल पा रहा है। वस्त्र उद्योग बुनकर सहयोग सेवा समिति के अध्यक्ष प्रेम नारायण पटवा का कहना है कि आर्थिक पैकेज का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। बैंक जिस शर्त के आधार पर लोन देना चाहती है उससे बुनकर की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। वो एलडीएम यशवंत शंकर का दावा है कि व्यावसायिक लोन का 10% और 29 फरवरी 2020 तक अकाउंट में जमा राशि के 20% तक का लोन देना है।
और इसी हिसाब से बैंकों को निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं मंत्री प्रेम कुमार का कहना है कि बैंक अगर सहयोग नहीं करेंगी तो उन पर कार्रवाई होगा। अधिकारी या LDM साहब से बात हुई, बताते हैं जिनका लिमिट है उसको 10% देंगे, जो पैसा निकला हुआ है तो 10% देंगे। कोई भी व्यवसायी कारोबारी है, काम करने के लिए लोन लेता है, बैंक में पैसा रखने के लिए नहीं। जितना लोन लेता है 100% पैसा निकाल के बिजनेस में लगा रहता है। प्रधान कार्यालय स्तर से, क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से, अंचल कार्यालय स्तर से शाखाओं पे जो है लगातार फॉलोअप किया जा रहा है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर किया जाए, ताकि जिनका कोविड-19 के चलते जो व्यवसाय ठप पड़ा है उनको हम आर्थिक सहायता दे सके। जो मतलब आदेश केंद्र सरकार का उसका बैंक पालन करे। तो शिकायतें आ रही है कि बैंकों के द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर पुनः हम समीक्षा करेंगे। समीक्षा करने के बाद उन बैंकों के खिलाफ जो बैंक सहयोग नहीं कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए हम भारत सरकार को संस्था करेंगे। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।